हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। ये पेपर आपका 21 जनवरी 2022 का है। तो हम लोग 2023 का बहुत सारा पेपर देखे हैं, तो 2022 का भी देखेंगे ताकि हम लोगों को पता चलेगा कि पिछले साल किस तरह का पेपर आया था। तो 2022, 2023 और 21 का भी हो सकता है, तो हम लोग 21 का भी प्रैक्टिस एक आध पेपर हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग इसमें जो है सीडीपी यानी कि सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। यानी कि बाल विकास जो होता है तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग के तरफ होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल एकदम सटीक है। यहाँ पे जो आपका जो बाल विकास होता है, बच्चों में जो विकास होता है, यानी कि जो शरीर का जो केंद्रीय भाग होता है, यानी कि आप लोग एक तरह से बोल सकते हैं बच्चे का जो सर होता है, एक तरह से सर से किधर होता है, मतलब बाहरी भाग या पैर की तरफ। बहुत सारे ऑप्शन में आप लोग देखे थे कि बच्चों में जो विकास होता है सर से पैर की तरफ होता है या केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चों में यानी कि बाल विकास किस प्रकार का होता है, तो विकास सबसे पहले केंद्रीय भाग में होता है, उसके बाद फिर बाहरी भाग में होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। यानी कि आपको बताना है कि बच्चों में जो होता है भाषा विकास जो होता है किससे प्रभावित होता है, किससे इफेक्टिव होता है। केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से, न तो आनुवंशिकता से और न ही पर्यावरण से। तो इनमें से देखिए आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे तो देखिए फर्स्ट वाला में आपका केवल लगा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, गलत। फिर सेकंड वाला ऑप्शन में आपका केवल लगा हुआ, इस तरह से गलत। उसके बाद देखिए चौथा वाला ऑप्शन में न तो आनुवंशिकता से न ही पर्यावरण से, पूरा निगेटिव है। तो इस तरह से बच्चों में जो भाषा का विकास जो होता है उसका प्रभावित होने का कारण क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण, यानी कि ये दोनों प्रभाव डालता है। इसके द्वारा बच्चों में जो भाषा का जो विकास होता है, अच्छा आनुवंशिक मतलब कि माता पिता का किस प्रकार गुण है वो आ जाता है। फिर वहाँ का इन्वायरमेंट पर्यावरण किस प्रकार का है वो सारा मतलब कि मायने रखता है, तब बच्चों में एक अच्छे प्रकार का भाषा का क्या होता है, विकास होता है। तो इस तरह से दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों प्रभाव डालता है। एक प्रगतिशील कक्षा है, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा का क्या आशय होता है वही आपको बताना है। फर्स्ट है केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता। जो एक प्रगतिशील कक्षा होता है, एक केवल मूक श्रवण मतलब कि सिर्फ जो मौखिक मतलब कि जो बातें होती है सिर्फ उसी को प्राथमिकता दिया जाता है, बिल्कुल ये गलत होगा। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नता को सम्मान करता, बिल्कुल सही बात है। एक प्रगतिशील कक्षा का अर्थ होता है कि उसमें जो अधिगमकर्ता होता है, जो लर्नर होता है, उनके जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। मतलब एक ही कक्ष में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे जाति के होते हैं, बहुत सारे धर्मों के बच्चे होते हैं, कुछ विकलांग भी होते हैं। तो सभी का जो अलग अलग मत होता है, अलग अलग मतलब उसमें विविधता पाई जाती है, तो बट उनका क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, सभी के बातों को सुना जाता है। तो इस तरह से होता है एक प्रगतिशील कक्षा का मतलब की विशेषता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो सबसे फर्स्ट वाली बात है कि नैतिक विकास का सिद्धांत यदि क्वेश्चन आए कि किसने दिया है, इसका प्रतिपादन किसने किया, तो लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक मतलब क्या होता है, सही या गलत, मतलब कि सही गलत का जो फर्क समझ लिया वही क्या कहलाता है, नैतिक, यानी कि नैतिक हुआ। तो उसका विकास का सिद्धांत किसने दिया है, लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब ने दिया। तो उसी में एक आपका जो है सिद्धांत है, यानी कि उसके अनुसार सजा टालने यानी कि नियमों का पालन करता। बच्चा जो है, छोटे बच्चा जब होते हैं तो उसमें जो है क्या करते हैं बच्चे, मतलब कि माता पिता के डर से वो जो क्या करते हैं, डर के मतलब कि
डर के कारण बच्चे जो आज्ञाओं का पालन करते, जब कभी भी घर पे मेहमान वगैरह आते हैं तो उससे बैठने के लिए कुर्सी देना है, पीने के लिए पानी देना है, सुपारी देना है, तो इस तरह से बच्चे जो है अपने मतलब कि माता पिता के डर से वैसा मतलब कि उनका जो है आज्ञाओं का पालन करता है। यदि वैसा नहीं करेगा तो बाद में उसका पिटाई होना है। तो इस तरह से यह किस चरण में होता है? प्रथा पूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण या उत्तर प्रथागत चरण, कौन सा होगा? तो इसमें बताना, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन, यानी कि जो फर्स्ट वाला जो चरण होता है उसमें जो है आपका बच्चा जो है सजा को टालने के लिए नियमों का पालन करता है। उसके बाद फिर जो अगला आता है उसमें जो है बच्चा एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की बनने का उसमें होड़ रहता है। तो इस तरह से सारे बातें उसमें बताया गया है। उसके बाद देखिए अगला है आपका अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। जो अधिगम जो होता है सीखने सिखाने की जो क्रिया होती है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने के लिए अध्यापिका को जो है क्या इस्तेमाल करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। उसके बाद है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदी रूपी संस्कृति पैदा करे। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदी रूपी संस्कृति पैदा करे, ये तो होगा नहीं, कभी भी बच्चों में कंपटीशन की भाव पैदा करना ही नहीं है। उसके बाद देखिए आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये सटीक है, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने का महत्व दे। जब भी खोजी अधिगम वाली बात आपको दिखे ऑप्शन में, खोज अन्वेषण, वो आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब कि 99% आपका कहिए कि वो सही जाता है ऑप्शन। तो यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य बनाना है, तो इसके लिए विद्यार्थियों को हम लोगों को क्या करना होगा कि उनके बीच जो है खोजने की मतलब कि किसी भी चीज़ को खोजी जो अधिगम होता, अन्वेषण होता, रिसर्च होता, उस चीज़ पर ज़्यादा महत्व देना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद अगला है आपका लेव वागत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। जो लेव वागत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है वह किस चीज़ का व्याख्या करता है? आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। बिल्कुल सही बात है, जो लेव वागत्स्की साहब का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास, वो बिल्कुल ही जो है संस्कृति यानी कि पर डिपेंड है, मतलब कि संस्कृति समाज पे ये सारे पर उससे जो है रिलेटेड है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। तो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को सबसे ज़्यादा व्याख्या करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो एक क्रिकेट के वार्तालाप के दौरान अध्यापक क्या कर रहा है? सिर्फ लड़कों से ही सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं। तो यहाँ पे इसका क्या आशय है? जेंडर सशक्तता या जेंडर पक्षपात? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जेंडर रूप का क्या हो रहा? पक्षपात हो रहा है, यानी कि जेंडर का पक्षपात हो रहा कि सिर्फ लड़कों से प्रश्न पूछा जा रहा, लड़कियों से नहीं पूछा जा रहा। तो यहाँ पे जेंडर पे क्या और एक तरह से असमानता देखा जा रहा, तो इस तरह से जेंडर पक्षपात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा क्या हुआ? मतलब कि उसमें जो है बाल केंद्रित कक्षा में होता है कि बच्चों के मुताबिक उसमें जो है कक्ष में सारे सिलेबस रखा जाता है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और बच्चे के हिसाब से ही फिर जो शिक्षक आते हैं कक्ष में उसी के भाषा पर जो बच्चे जिस भाषा पे मतलब कि बातें करते हैं उस भाषा के द्वारा उसे पढ़ाया जाता है, वही होता है बाल केंद्रित। तो उसमें अध्यापक किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रही है वही आपको बताना। फर्स्ट है निरंतर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का। क्या सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव यदि परीक्षा मतलब कि लिया जाए उससे ज़्यादा बेटर होगा क्या? ये उतना कोई खास नहीं है। ज्ञान की सक्रिय संरचना को प्रक्रिया,
उसके बाद अगला भी पढ़ लेते हैं। किसी तरह के पाठ्यक्रम को समापन को, किसी तरह यदि पाठ्यक्रम को वह समापन कर देता, क्या वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह भी गलत हो जाएगा। दंड आधारित कठोर, कभी भी दंड या सज़ा दिया जाता वो ऑप्शन आपका गलत ही हो जाता। तो बट आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन देखिए आप लोग, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, बिल्कुल सही बात है। बाल केंद्रित कक्ष में एक अध्यापक सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को महत्व देती है तो वह है आपका ज्ञान की सक्रिय, मतलब कि ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कभी भी जो सक्रिय वाला वर्ड दिखे तो आपका पॉजिटिव होता है, वहीं पे निष्क्रिय वर्ड आपको दिखे तो वह निगेटिव होता है, यानी कि नहीं में वह हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो बच्चों का समाजीकरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि बच्चों का फर्स्ट टाइम समाजीकरण कहाँ पे होता है, सेकंड में कहाँ पे होता है, उसके बाद तृतीयक कहाँ होता है। तो पहला समाजीकरण बच्चों का परिवार में होता है, फर्स्ट परिवार में होता है, सेकंड आपका जो है विद्यालय में होता है, सेकंड कहाँ पे होता है, सेकंड आपका विद्यालय में होता है। उसके बाद आपका जो है तीसरा जो आपका मीडिया यानी कि विज्ञापन के द्वारा होता है, पहला आपका कहाँ पे होता है, परिवार में होता है। तो वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चों में जो समाजीकरण यानी कि प्रथम सबसे पहले समाजीकरण कहाँ होता है। तो माता पिता, यानी कि इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं निकट, यहाँ माता पिता का कार्यस्थल है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, निकटस्थ जो परिवार होता है, यानी कि परिवार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों में सबसे पहले समाजीकरण परिवार से ही होता है, क्योंकि बच्चे जो है परिवार में ही माता पिता, वहाँ पे भाई बहन होता है, दादा दादी चाचा चाची होता है, तो वहाँ से बच्चे जो बहुत सारे चीज़ों को सीखते हैं, अपने संस्कृति को सीखते हैं, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे बातें करना है, ये सारे चीज़ बच्चे जो है, और समाज में कैसे रहना है, तो ये सारे चीज़ जो बच्चे परिवार से ही सीखते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले उसका समाजीकरण परिवार से ही होता है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक में जो है बच्चे किस एज के बच्चे मूर्त संक्रियात्मक में होते हैं। तो जीन पियाजे जो है कितना तरह के दिए हैं, 4 तरह के दिए हैं। तो पहला हो गया आपका क्या, संवेदी, जो कि आपका जन्म से यानी कि 2 वर्ष तक का बच्चा उसमें आता है। फिर होता है आपका क्या, पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 6 या 7 साल के बच्चे आते हैं। उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त में आपका 7 से 12 साल के बच्चे या 11 साल के बच्चे होते हैं। और आपका होता है औपचारिक चौथा वाला, जो कि 12+ यानी 11+ के बच्चे इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक में मतलब क्या होता है, उसमें मूर्त चीज़ों से मतलब कि बच्चे जो है चीज़ों को सीखने, मतलब कि उस तरफ काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं। किसी भी चीज़ों को, जैसे उसके सामने कुछ रख दीजिए या टेबल पे पेंसिल रख दीजिए या कुछ भी रख दीजिए, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिखा दीजिए या किताब दिखा दीजिए, तो मूर्त चीज़ों के द्वारा बच्चों जब समझ आने लगता है तो वह आपका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, यानी कि 7 से 11 साल या 12 साल के बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, 7 से 11 साल या 12 साल आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे। तो सपोज दैट कि आप एक अध्यापक हैं और आप विश्वास रखते हैं कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों से, मतलब कि गतियों से अलग अलग तरीके से सीखते हैं, क्योंकि सभी बच्चे के जो है विकास अलग अलग तरीके से होते हैं। तो बच्चा के सीखने की जो अंदर की जो मतलब कि उसका जो होता है, तो वह भी अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो उस टाइम आप जो किस प्रकार का आकलन का योजना बनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए समान, ये तो होगा नहीं, जब सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखता है तो उसके लिए एक समान कैसे हम लोग करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। केवल लगा हुआ तो गलत। बच्चे उसके बाद सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, ये भी गलत ही हो जाएगा। आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं तो उसके लिए आकलन भी अलग अलग आधारित होना चाहिए, तरीक़ों पर आधारित होना चाहिए। तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन एकदम सटीक है। तो इस तरह से ऑप्शन पढ़ के जो है आंसर हम लोगों का आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका,
लेव वागत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। तो आप लोग पाठ के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसे अंग्रेजी में एस्केप होल्डिंग कहा जाता है। एस्केप होल्डिंग होता क्या है, जब बच्चे किसी भी सवाल किसी भी समस्या को बनाते हैं और कहीं उस पर जो अटक जाते हैं तो शिक्षक उसे क्या करते हैं, कुछ मतलब उसे इशारा के माध्यम से, संकेत के माध्यम से उसे हिंट्स देता, वही कहलाता है क्या, पाठ यानी कि एस्केप होल्डिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है कि समस्या को सुलझाने के दौरान बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय उसे संकेत और इशारा देना जो दिया जाता है वही आपका पाठ कहलाता है। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस तरह से आप लोग इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो एस्केप होल्डिंग के बारे में और एग्जांपल भी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल चलाने में मतलब कि अच्छे तरह से नहीं सीख पाते, तो पीछे से आप क्या करते हैं कि बच्चे का कैरियर जो है पकड़ के बच्चे को कुछ देर आगे की तरफ उसे ले जाते हैं। तो उसमें आपने क्या किया, कुछ उसके लिए मतलब कि एक तरह से आपने मदद किया, कुछ उसका सहारा दिया, तो वही एक तरह से पार्ट यानी कि एस्केप होल्डिंग कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, बुद्धिमत्ता को केवल लगा हुआ मतलब गलत होगा। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं है। क्या कोई भूमिका नहीं है, इस तरह से ये भी नेगेटिव है यानी कि गलत है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। बिल्कुल सही बात है, जो बुद्धिमत्ता होती है बच्चों में, जो उच्च बुद्धिमत्ता, वह जो विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से कहीं ज़्यादा अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। देखिए एक छोटे बच्चे 3 वर्ष का और वह देखा क्या, घोड़ा, और कहता क्या, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। तो बच्चा देखा क्या, घोड़ा, और घोड़ा देख के कहता वाह इतना बड़ा कुत्ता। तो यह जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो बच्चा जो है वह प्रतिक्रिया जो देता है यह किसका उदाहरण है। तो ये जो आत्मसात्करण जो होता है और समावेशन का ये एग्जाम्पल है। बच्चे जो है देखा घोड़ा और वह बोल रहा है कि कुत्ता, वो बच्चे जो है पहले से उस चीज़ में क्या कर लिया है, तो आत्मसात्करण होता है या समावेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या भाषा एवं विचार पर लेव वागत्स्की का क्या सुझाव मतलब कि सुझाते हैं या क्या सुझाव है उनके द्वारा। तो भाषा एवं विचार पर फर्स्ट है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। बिल्कुल सही बात है, भाषा जो है आपका संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, निर्देशित करती है। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर है। उसके बाद बच्चों में सृजनात्मक को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। बच्चों में जो सृजनात्मक विकास होता है, तो सृजनात्मक जो कौशल होता है वह किस प्रकार जो है सुसाध्य यानी कि मजबूत किया जा सकता है। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित रहता तो आपका पॉजिटिव आंसर होता, बट यहाँ पे अध्यापक केंद्रित, इस तरह से नेगेटिव होगा। लगातार अभ्यास या ड्रिलिंग जो भी होता है वर्ड, वह भी आपका नेगेटिव होता है। केवल, ये भी नेगेटिव। तो बच गया कौन आपका फर्स्ट वाला, जो जब भी अन्वेषण खोज वाला ऑप्शन आपको दिखे, प्रोत्साहन दिखे, तो वह आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो बच्चों में सृजनात्मक विकास हमको करना है, तो उसके लिए हम लोग को अन्वेषण को क्या करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। हमेशा बच्चे को अवसर देना होगा कि वह जो है नए नए चीज़ों का रिसर्च करे। गुणज वैकल्य सीधे तौर पे निम्न में से किससे संबंधित है। गुणज वैकल्य, तो देखिए किससे संबंधित, गुणज मतलब किस में होगा, गणित में होगा। तो सिंपल है, गणितीय संकल्पों के अधिगम में जो कठिनाई होता है वही मतलब कि गुणज वैकल्प कहलाता है। तो डायरेक्ट आपका किससे संबंधित है, तो गणित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल क्लियर है। जो गणित के संकल्पों में जो कठिनाई उत्पन्न होती है वही आपका गुणज वैकल्प कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? पहला, भेदभावात्मक। कभी भी भेदभावात्मक ये जो है मतलब कि नहीं करना चाहिए, इस तरह से ये ऑप्शन तो गलत ही है। अलगाव, तो अलगाववाद भी कभी भी ये नहीं करना चाहिए, भी गलत ऑप्शन है। साम्यता पर आधारित और समानता पर आधारित, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो 3 नंबर बिल्कुल सही बात है, साम्यता पर आधारित होना चाहिए। तो बहुत सारे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उसे जो है स्कूल में एडमिशन देना है तो उसके लिए समावेशन आवश्यक है, तो इसके लिए जो साम्यता पर आधारित होनी चाहिए। हर एक बच्चे को जो है एक समान देखना चाहिए इस तरह से। अगला है आपका, एक समावेशी कक्षा में सूचनाओं को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा का अर्थ क्या हुआ कि एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत जाति धर्मों के बच्चे हैं, मतलब कि अमीर गरीब ऊंच नीच सभी तरह के बच्चे हैं, तो वहाँ पे जो है समावेशन का प्रस्तुत करना है, तो एक समान हर एक चीज़ वहाँ पे बच्चों में देना है। तो इसके लिए क्या प्रस्तुत करना? केवल शाब्दिक रूप, केवल दृश्य रूप, केवल मौखिक रूप, बहुल रूप में। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चों में हमें समावेशन करना है, सभी बच्चों को एक समान पढ़ाना है, तो इसके लिए हम लोगों को बहुल रूप यानी कि बहुत सारे तरीक़ों से हमें बच्चों को क्या करना है, उसमें अधिगम करवाना है, तभी वह बच्चों में समावेशन का विकास होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है अगला आपका, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, कोई पैर से विकलांग है, तो उन सारे बच्चों के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? ऑप्शन है आपका केवल व्यावसायिक शिक्षा। देखिए केवल लगा हुआ तो मतलब क्या होगा, ये गलत होगा। समावेशी शिक्षा, अलगाववादी है तो गलत हो जाएगा। सम्मिलित एकीकृत शिक्षा, तो यहाँ पे देखिए समावेशी, तो जो भी विकलांग बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उसके लिए जो है नई शिक्षा नीति NEP 2020 और NCF 2005 भी कहता है, उनके लिए जो है समावेशी शिक्षा, समग्र शिक्षा, समान शिक्षा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर है, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन है आपका, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। अधिगम क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। तो देखिए यहाँ पे जो अधिगम होता है, बच्चे जो सीखते हैं, उसमें जो बच्चे का एक जो है ना प्रकृति होता है कि वह गलत करेगा ही, लेकिन यहाँ पे अप्रासंगिक लिखा हुआ, इस तरह से ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत ही है। यहाँ पे बच्चों में जो त्रुटियां और गलतियां जो होता है वह प्रासंगिक होता है, वह होता ही है। तो लेकिन यहाँ पे कहता है कि नहीं, यह अप्रासंगिक है, तो इसीलिए नहीं में, नहीं का ऑप्शन आपका नहीं में यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों में बोल रहा है कि त्रुटि और गलतियाँ अप्रासंगिक है, लेकिन प्रासंगिक होता है। बच्चों में जो है प्रकृति होता है कि वह जो है गलती करेगा तभी वह चीज़ों को फिर से सीखेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर है, क्योंकि कौन सा कथन गलत है? तो 2 नंबर आपका बिल्कुल गलत है। बच्चे के बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है। क्वेश्चन है कि बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? यदि बच्चों को बार बार बोला जाए कि यह योग्य नहीं है, यह चीज़ सीखने के लिए यह बच्चा योग्य नहीं है, तो वह किस चीज़ को किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यदि बार बार बच्चों को बोला जाए कि वह आप जो है अधिगम के लिए योग्य नहीं है, आप अधिगम के लिए योग्य नहीं है, आप ये काम को नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे जो है अधिगम के लिए अनुप्रेरित हो जाएंगे। जहाँ पे प्रेरित होना चाहिए वहाँ पे क्या हो जाएंगे, बच्चे अनुप्रेरित हो जाएंगे और बच्चे वहाँ से हटने लगेंगे, दूर होने लगेंगे और चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, इस चीज़ों का क्या हो जाएगा, बढ़ावा मिल जाएगा। बच्चे क्लास में अकेलेपन बैठे रहेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, बच्चे में बारंबार ये तो हो गया है। अगला है आपका, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है?
जो समस्या समाधान का जो कौशल है वो किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि कोई भी सवाल है उसे बनाने के लिए, उसे हल करने के लिए उस कौशल को बढ़ाना है, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा। उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूपों में इस्तेमाल करके, उसके बाद समस्याओं के वैकल्पिक तरीकों को मान करके। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी कोई भी समस्या का समाधान करना है, उस कौशल को बढ़ाना है, तो वह कौशल कैसे बढ़ेगा। जब उस समाधानों का जो वैकल्पिक तरीकों को हम लोग मान कर जब उसे हल करेंगे तो वह कौशल तब ज़्यादा मतलब कि डेवलप होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन है प्राथमिक 1 to 5 में जो प्राथमिक कक्षा में जो संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, इसके लिए क्रम मतलब कि बताना, पहले क्या करना, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इस तरह से आपको बताना। तो इसके लिए जो बच्चों में जो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है, तो सबसे पहले जो है बच्चों को जो मूर्त चीज़ों से उसे जो है परिचित कराना होगा, फिर उसके बाद चित्र दिखाना होगा, फिर उसके बाद संकेत के माध्यम से बच्चे को सिखाना होगा। तो मूर्त चीज़ें क्या होता है, जैसे इस तरह से बच्चे के सामने टेबल रख दिए तो ये दिखाएंगे कि ये टेबल है। तो इस तरह से चीज़ों को उसके समक्ष मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से रख के सिखाएंगे, फिर चित्र बना के दिखाएंगे, फिर उसके बाद संकेत के माध्यम से बच्चे में अधिगम कराएंगे। इस तरह से एक क्रम में हो गया। क्वेश्चन है आपका, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बच्चों के जो अधिगम होता है, सीखने सिखाने की जो क्रिया होती है कक्ष में, वातावरण का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रवीणति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह होना चाहिए, वही आपको बताना है। तो इसमें जो है जो उसका जो है पर्यावरण इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अहम रोल होता है। इसके लिए जो बच्चों में जो सकारात्मक एवं सहयोगात्मक जो होता है, इस चीज़ से बच्चे में जो कक्ष में जो उसका वातावरण होना चाहिए, एक दूसरे का जो है मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और ये पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तब बच्चे जो है ज़्यादा मतलब कि कक्ष में सीखेंगे। तो हमेशा जो है सहयोग की भावना होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा यदि जानता है तो वह जो नहीं जानता उसे थोड़ा सा बता देगा। तो इस तरह से जो है मदद की बात होना चाहिए। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। परीक्षा ही अधिगम का चरम सिद्धांत। देखिए परीक्षा ही केवल यहाँ पे एक तरह से वर्ड दिख रहा, तो ये नेगेटिव होगा। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, देखिए निष्क्रिय लगाइए तो नेगेटिव हो गया। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये नेगेटिव है इस तरह से। अब देखिए चौथा वाला, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्न की ज़रूरत, मतलब सक्रिय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रूप से उसे जो है उसके साथ जुड़ के चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। तो अधिगम जो एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें अधिगमकर्ताओं की जो है सक्रिय संलग्न यानी कि सक्रिय भागीदारी की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्व पर जोर देता है। क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्व पर जोर देता है। पारस्परिक क्रियाओं पर पुरस्कार और दंड, पुरस्कार और दंड है, यह तो नेगेटिव ही हो जाएगा। अनुवांशिकता है, अन्य या अटल शिक्षा शास्त्री उपागम है। तो इनमें कौन सा होगा। तो इसमें जो है आपका जो पारस्परिक जो अंतःक्रिया होता है उस पर जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो अंतःक्रिया यानी कि पारस्परिक क्रिया भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 पारस्परिक क्रियाओं की महत्व पर जोर देते हैं। उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोतों का सही रूप मिलान सही है। तो इस तरह से आपको बताना कि कौन सा जो है सही है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही मिलान है। आत्म परितोषण, बाह्य अभिप्रेरणा, जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा। बिल्कुल ये देखिए ऑप्शन नंबर 2। बच्चों में विकास कब होगा। बच्चों में जब उसके अंदर जब चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा होगा, और आंतरिक अभिप्रेरण उसके अंदर खुद से उस चीज़ों को करने के लिए जब अंदर से मतलब कि
आवाज़ आएगा कि नहीं हमें ये काम करना चाहिए, नहीं तो मेरे साथ गलत होगा। तो इस तरह की बातें जब आएगा तभी वो मतलब कि बच्चे आगे मतलब बढ़ पाएगा। तो उसके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए और आंतरिक अभिप्रेरणा होना चाहिए। तो इस तरह से जिज्ञासा एक क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। इस तरह से ये सही मतलब कि एक तरह से मिलान भी है, सही युग में है। उसके बाद अगला है आपका, विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को बच्चों में क्या करना है कि जो उसके अंदर जो संकल्पनात्मक जो समझ है उसे जो है काफ़ी ज़्यादा सुसाध्य करना हो। तो अध्यापक के तौर पे आप क्या करेंगे? फर्स्ट है, छात्रों को केवल मतलब ये ऑप्शन गलत, संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरणों को सम्मिलित नहीं करना मतलब निगेटिव गलत। जो वस्तु जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों से संबंधित स्थापित करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो प्रस्तुत किया गया और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों से संबंध स्थापित करके उसे अवसर प्रदान करना चाहिए, तभी उसके अंदर जो बच्चों के जो संकल्पनात्मक जो समझ होती है वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इनमें से आपको बताना हो कि कौन सा कारक जो अधिगम को ज़्यादा इफेक्टिव करता है। अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग और शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो इस तरह से आपका जो सभी यानी कि चारों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सभी जो है अधिगम को क्या करता है, इफेक्टिव करता है। तो ये सारी चीज़ें जब होगा तभी वह अच्छा अधिगम वहाँ पे होगा। तो इस तरह से अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ये सारे चीज़ जब होगा तो वह अधिगम क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग कवर किए इसमें। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।